एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। आज का हमारा तोरा पाठशाला जो है वो है ख़ये सारा। ख़ये सारा से मुराद है सारा की ज़िंदगी। आप लोगों को याद है कि मैंने कितने तोरा पार्शियोत के हवाले से बताया था कि जो कि नामों पे हैं। या चलें हम ऐसा करते हैं कि अभी तक जो है आपने कितने तोरा पार्शियोत वो सुने हैं जो कि नामों पे हैं। बाजी मेरे ख्याल से टोटल 5 है गेस। इससे पहले जो है वो हम लोगों ने कौन सा सुना या कौन सा? नोआख। पार्शा नोआख बीइंग 1 और ख़ये सारा ये सेकंड है। सारा सेकंड है। उसके बाद जो है जैसे-जैसे आएंगे वी विल पॉइंट इट आउट। ओके, ओवर टू यू असद भाई। थैंक यू बाजी। आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो भाई। आपकी शांति है भाई। जीते रहें, आप खुश रहें भाई। आज का हमारा जो हिस्सा है वो ख़ये सारा मीन्स द लाइफ ऑफ सारा। हमारी 5th रीडिंग है। और शुरू ये यहां से होती है कि सारा की जिंदगी के 127 जो है बरस थे। बड़ा मजे का पोर्शन है। अब इसको ऐसे कह लें कि इट्स काइंड ऑफ अ पोर्शन ऑफ रोमांस एंड सॉरो। रोमांस इन अ वे दैट जो बाप अब्राहम हैं वो अपने बेटे के लिए बीवी लेने को भेजते हैं, और सॉरो इन अ सेंस जैसे कि ये स्टार्ट होता है कि वो जो है बाप अब्राहम जो हैं वो अपनी बीवी के लिए जो है वो सोगवार हैं और उसके लिए मातम करते हैं। बीबी सारा का जो कैरेक्टर है काफी प्रोमिनेंट है एंड वेरी वेल डिस्कस्ड। और ट्रू जो फॉर्म ऑफ अ वाइफ है जिसको हम इश्शत ख़ाइल कहते हैं, हम पढ़ते भी हैं इसको। अगर किसी को नहीं मालूम है तो अमसाल 31वां बाब उसकी 10वीं आयत से आगे आगे होपफुली आप सारों ने इसको पढ़ा जरूर होगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। हर शबात पे ये पढ़ा जाता है। और एक ट्रू वाइफ जो है अ वुमन ऑफ वैलर, इश्शत ख़ाइल मीन्स द वुमन ऑफ वैलर। एक औरत को, एक बीवी को किस फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए ये वो डिस्कस करता है। और बीबी सारा जो है शी इज द इश्शत ख़ाइल, द वुमन ऑफ वैलर। बीबी सारा की जिंदगी के 127 बरस थे और उसके बाद वो इस दुनिया से रुखसत हुई। और तौरा ये बताती है कि बाप अब्राहम जो है उनके लिए उन्होंने मातम किया, उनके लिए जो है वो रोए। और आप इमेजिन करें कि 127 बरस उनकी उम्र थी। काइंड ऑफ ही हैज स्पेंट काइंड ऑफ अ सेंचुरी विद हर, मे बी मोर। जिंदगी के मतलब जवानी से लेके कहाँ उनकी शादी हुई ये हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें पता है कि शी लिव्ड फॉर 127 ईयर्स। बाप अब्राहम तो अभी जिंदा है, तो फॉर 127 ईयर्स में अगर आप सपोज भी कर लें कि उनकी शादी बैक इन डेज, एंशिएंट टाइम्स में लोगों की शादी बड़ी जल्दी हुआ करती थी, तो अगर आप उनकी उम्र उस वक्त 15-16 साल भी लगा लें, आप आज के दौर के 18 साल भी लगा लें,
they lived together for more than a century. और आप ये देखें कि मैं हमेशा से ये बात मैंने सबको सिखाई कि बाप अब्राहम genuinely and truly loved her. आप इमेजिन करें कि बाप अब्राहम ने मोर देन 80 years एक ऐसी औरत के साथ गुजार दिए जो कि बांझ थी, एंड फाइनली शी डिसाइडेड कि ये तो मेरी लौंडी ले और इसे मेरा घर आबाद हो. दैट वाज हर चॉइस. बाप अब्राहम में कोई मसला नहीं था, और द बर्थ ऑफ इस्माइल हमें ये क्लियरली बता देती है. लेकिन उनकी मोहब्बत जो है बीबी सारा के साथ, वो सो जेन्युइन एंड सो, मतलब हम उसको शायद बयान भी नहीं कर सकते कि इतने साल, इतने वर्ष एक बांझ औरत के साथ उन्होंने गुजार दिए. और उस कल्चर के अंदर बैक इन डेज, मैंने पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूं कि उस कल्चर के अंदर बांझ होने का मतलब ये था कि आपके ऊपर कोई डिवाइन पनिशमेंट है और आप किसी जो है ना बड़ी सजा को भुगत रहे हैं. क्योंकि जो औरत का ओरिजिनल पर्पस है, यानी औलाद पैदा करना, आप वही नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन बीबी सारा के केस में हर वैल्यू वाज नॉट measured by her ability to bear a child. So एक चीज आपने जरूर सुनी होगी कि बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन इज अ ग्रेट वुमन. ये मुझे दुनिया के बारे में तो नहीं पता है, दुनिया में बड़े बड़े अजीम लोग हैं जिनके पीछे कोई औरत नहीं थी, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि मोस्टली ज्यादातर केसेस में एक गॉडली बंदे के पीछे गॉडली औरत जरूर होती है. क्योंकि अगर किसी बंदे का घर ही सेटल नहीं ना होता है, उसके घर में ही फसाद डला हुआ है ना, तो उसके लिए बहुत सारे काम जो है वो करने नामुमकिन हो जाते हैं. अब आप इमेजिन करें, हम पीछे से ये सुनते आ रहे हैं कि बाप अब्राहम के बकायदा मतलब मेहमानों को किस तरह वो रिसीव कर रहे हैं, और उनके पास ये चलता रहता था. रिवायत ट्रेडिशन ये कहती है वो बहुत जो है मेहमान नवाज आदमी थे, और मेहमान नवाज आदमियों की अक्सर बीवियां खाइफ रहती हैं क्योंकि उनके घर आना जाना लगा रहता है लोगों का. लेकिन आप इमेजिन करें कि वो 3 लोग आए हैं और बाप अब्राहम ने बीबी सारा को कहा. सो दे वर ट्रूली अ मैच. ये चीज फॉर श्योर है कि एक गॉडली खातून का जो इन्फ्लुएंस है अपने बंदे के ऊपर, वो बहुत पावरफुल होता है. इसीलिए ये कहा जाता है कि जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया, और तोहफा खुदावन की तरफ से होता है. मुझे अभी भी मुझे मेरी बड़ी फेवरेट बात है, एक रैबाई ने अपने स्टूडेंट को दुआ दी, उन्होंने कहा मे हाशिम सेव्स यू फेट वर्स देन डेथ. तो स्टूडेंट ने क्यूरोसिटी में ये पूछा कि रैबाई व्हाट इज द फेट वर्स देन डेथ. तो रैबाई ने आंसर किया बैड मैरिज. बैड मैरिज इज अ फेट वर्स देन डेथ. और तौरा ये आपको बताती है कि मतलब फाइंडिंग अ वर्चुअस वुमन इज नॉट इजी. ये वर्ड्स मुझे हमेशा से जो है ना अंग्रेजी में ही पसंद है, और मैं आई विल कोट इट इन इंग्लिश, दैट्स हु कैन फाइंड अ वर्चुअस वुमन फॉर हर प्राइस इज फार अबव जूड्स. आप कीमती पत्थर दे के, दौलत सोना चांदी दे के भी जो है ना इश्कत खायल नहीं ले सकते. इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम हाशिम. सो एक बड़ी खूबसूरत बात है
जब पार्शा स्टार्ट होता है तो कभी सारा की जिंदगी के इतने ही दिन थे। ये हमें पता है कि बीबी सारा जो है वो एक खूबसूरत औरत थी, और खूबसूरती भी कोई ऐसी मामूली नहीं थी। 2 दफा ऐसा हुआ कि शी वाज अबडक्टेड बाय किंग्स। कोई छोटे-छोटे मामूली बंदे भी नहीं थे। लेकिन याद रखिएगा कि बीबी सारा की एबिलिटी सिर्फ उनका हुस्न ही नहीं था। तो जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, शी वाज द ट्रू इश्शत खायल। सो इवन पतरस रसूल भी आगे आप जाके वो यही कहते हैं कि उनकी जो खूबसूरती थी वो उनके अंदर से थी, उनकी इनर ब्यूटी थी। जब आपके अंदर का इंसान खूबसूरत होना शुरू होता है ना, आपके बाहर का इंसान भी खूबसूरत होना शुरू होता है। जब आपके अंदर का इंसान करप्ट होना शुरू होता है, आपके बाहर का इंसान भी जो है ना वो करप्ट होना शुरू हो जाता है। और एक चीज मैं जरूर यहां डिस्कस करना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ एन इशत खायल, अ वर्चुअस वुमन। और एक चीज जो हमने उनसे सीखी और आगे जाके ये ब्रत खदाशा में बाकायदा मेंशन की गई है, और वो थी उनकी मॉडेस्टी। और इस रेफरेंस में जिनको सारा की बेटियां कहा गया है, जैसे हम ये कहते हैं कि अगर बाप अब्राहम के रेफरेंस में कि ही इज आवर फादर, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ फादर एब्राहम, तो हम अगर एब्राहम के बच्चे हैं तो हम उनके से काम करेंगे। तो जिनको सारा की बेटियां कह के रेफर किया गया है, अगर उनको इस तरह रेफर किया गया है तो वो फिर उसी तरह के काम करेंगी जो वो किया करती थी। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि आप कहलवाएं तो उनके नाम से, लेकिन आपके काम उनसे ऑपोजिट हो। सो मॉडर्न डेज के अंदर मॉडेस्टी को जो है समझाना, मे बी इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, मे बी इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि हमारी जो अप्रोच है, हमारी जो थॉट्स हैं, हमारा जो सारा स्ट्रक्चर है जिंदगी का, वो बम्बार्ड हुआ हुआ है इस वक्त सोशल मीडिया से, और फैशन एंड सो एंड मीडियाज एंड ब्ला ब्ला। और हम बहुत जल्दी एज अ ह्यूमन, जैसे कि मैंने ये पहले भी बयान कर चुका हूं कि इंसान जो है ना ये बेसिकली इट्स इट्स अ सेल्फिश बीइंग। तो हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत मटीरियलिस्टिक चीजों के साथ। सो हम चूंकि अब हमारे कल्चर में जो लड़कियां हैं जो लड़के हैं, दे आर बम्बार्ड विद ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो इससे बचना और इस चीज को सिखाना एक मुश्किल टास्क है। लेकिन बच्चे की उस राह में तरबियत कर जिस पे उसे जाना है, वो बड़ा होके भी उससे नहीं मुड़ेगा। और मे बी कुछ एक खास वजह की वजह से मैं इस टॉपिक के ऊपर, स्पेशली इशत खायल इन टर्म्स ऑफ मॉडेस्टी, मैंने जरूर स्ट्रेस करना चाहूंगा। मेरा ये इरादा नहीं था, मैं इसको शायद 4 लफ्जों में सम अप करके आगे चला जाता। लेकिन हुआ यूं कि लेट मी टेल यू माय एक्सपीरियंस। ये पिछले मतलब शायद कोई 1-2 दिन गुजरे होंगे तो मुझे एक ना वीडियो, एक शख्स की, मेरा फेवरेट यूट्यूबर है और अक्सर वो ना बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करता है चीजों के ऊपर। तो उसने एक एनालिसिस किया। हमारे लोगों की एक आदत है, फैमिली व्लॉगर्स, हम उनकी वीडियोस देख रहे हैं। मतलब आप ये सोचें कि गौरी साहब अक्सर कहते हैं बैक टू तौरा, यार आप वीडियो देखें। बाजी अक्सर कहती है आप प्लीज वो वीडियो देखें। हमारे जाके पहले ना आपने वीडियो नहीं देखनी, आपने जाके सिर्फ एक चीज को नोटिस करना है, आपने वीडियोस के व्यूज देखने हैं सिर्फ। मैं अक्सर गौरी साहब को कहता हूँ, मैं कहा गौरी साहब दीन में कौन इंटरेस्ट लेता है, छोड़े आप जरूर, आप हल्कान होते जाते हैं ये क्या क्या के यार वीडियो देखो। किसने देखनी है? किसी ने नहीं देखनी है। यूट्यूबर है, उसकी वीडियो थी आई एम पेंटिंग माई वाइफ हेयर्स पर्पल, 2 मिलियन व्यूज हैं। यानी 20 लाख लोगों को और कोई काम ही नहीं है यार, कोई काम नहीं है उनको जिंदगी के अंदर सीखने सिखाने का। वो ये देख रहे हैं कि एक बंदा जो है वो अपनी बीवी के बाल पर्पल कर रहा है पेंट से।
I have bought a new iPhone 16 for my wife. मतलब अब हम ये देखेंगे, आपके घर की औरतें ये चीजें देखेंगी, दे विल नेवर बिकम एन इश्शत खायल। और इस चीज पे आप सर्टन रहें कि आपकी बीवियां ये चीज देखेंगी, आपकी बेटियां भी यही चीज देखेंगी। दिस विल बिकम द नॉर्म ऑफ योर हाउस। मॉडेस्टी ऑन अनदर टर्म, हम सीखने सिखाने के लिए कुछ नहीं देखते, और ये सिर्फ बैक टू तोरा का प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी के चैनल पे जाके जो बंदा सीखने सिखाने वाली चीजें सिखाता है, आप देख लें, बहुत बहुत होंगे, कोई 5-6 लाख सब्सक्राइबर होंगे, कोई 10-20 हजार व्यूज होंगे। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कि बहुत बहुत फेमस लोग हैं। तो जिन लोगों को तो हम जैसों को कोई जानता भी नहीं है, उनके तो व्यूज ही नहीं होते, वो डेड चैनल्स हो जाते हैं, क्योंकि वो इल्म सिखाने की बात कर रहे होते हैं। और हमने जो अपने घर में अपने लोगों को, या हमने जो अपने कल्चर को फॉर्म करना है, वो इन चीजों के ऊपर फॉर्म करना है। अब हम ये देखेंगे और फिर हम खुदा से डिमांड करेंगे कि हमें ब्लेसिंग्स जो हैं वो मिले, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि भाई हम तो बाप अब्राहम के खानदान से है ना, स्पिरिचुअल डिसेंडेंट्स ऑफ फादर एब्राहम एंड मदर सारा। लेकिन हमारी हरकतें कुछ और बताती हैं। सो मॉडेस्टी जो है, इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमिलिटी। और जो हिब्रू वर्ड जाना कैसे, इसका मतलब ही ह्यूमिलिटी है, जहां से जो है ना, ये हमारा लफ्ज जीनत भी यहीं से आया है। बाजी प्लीज इसको प्रोनाउंस करें, मुझे हमेशा से आपको पता प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है ये मॉडेस्टी के लिए। ये जुन्नत होता है, जुन्नत होता है, नोत होता है जीनत, right? और जीनत। हाँ जाना जी, जो है, बेशक उर्दू में जो है वो लफ्ज दूसरा माने दे जाता है, बट जना जो है वो मॉडेस्टी के लिए इस्तेमाल होता है। जी। जना जो है हाँ जी। सो मॉडेस्ट पर्सन जो है, उसको एक आइडिया होता है कि प्राइवेट और पब्लिक प्लेसेस के अंदर डिफरेंशिएट कैसे करनी। रैबाइज ये सिखाते हैं कि बंदों को जो है ना, वो दूसरी औरतों के साथ बहुत चैटी नहीं होना चाहिए। ये कहा जाता है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि इवन शादीशुदा औरत के साथ एक मेज पे बैठ के खाना ना खाओ। आप इमेजिन करें, सिनेरियो रिकॉल करें कि 3 लोग आए हैं और बाप अब्राहम उनसे बात कर रहे हैं, और बात मां सारा के बारे में हो रही है। शी नेवर जंप्ड इनटू द कन्वर्सेशन। वो अपने डेरे में सुनिए, उनकी तो हंसी, वो तो हमें पता है ना कि वो खुदावंद की तरफ से भेजे हुए मैसेंजर्स थे, एंड दे हैव सुपर नेचुरल एबिलिटीज। ये तो हमें पता, तो उनको पता लगा कि सारा क्यों हंसी। सारा की तो हंसी भी लोगों को नहीं पता लगी कि सारा हंसी, वो तो उनको इसलिए पता लग गया क्योंकि वो कुछ और लोग थे। इमोडेस्टी के अंदर आप कभी डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते कि क्या चीज अप्रोप्रिएट है, क्या चीज इनअप्रोप्रिएट है। आपकी गुफ्तगू हमें हमारी खवातीन को पता ही लगता बात क्या कर रही है। इफ्सियों में लिखा है कि आपकी गुफ्तगू जो है ना, वो सिली नहीं होनी चाहिए, एवं चेडें करनी, मजाक करने, खामखा लोगों से फ्री हो जाना। अमसाल में लिखा है कि अहमक औरत गुगाई है। और आप अगर कीनली ऑब्जर्व करें तो आपको ये पता लगेगा कि आपको माँ सारा का जो करेक्टर है, वो बहुत सारी बातें, बहुत सारी खूबसूरत बातें बताएगा। जैसे मैं से एक आपको बताया कि शी नेवर जम्प्ड इनटू द कन्वर्सेशन।
वो तो बिकॉज ऑफ वो दे वर नॉट ह्यूमंस, उनको आइडिया हो गया कि उन्होंने उसके अंदर की हंसी सुन ली. शी laughed to herself and they heard it. सो माँ सारा का करेक्टर जो है, ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है मॉडेस्टी के लिए, और जिसे हमें सीखना चाहिए. और देयर आर क्वाइट रेफरेंसेस इवन इन न्यू टेस्टामेंट, जहां से आपको ये पता लगेगा कि किस तरह से इवन इन फर्स्ट सेंचुरी जब ये सारी चीजें लिखी जा रही थी, तो माँ सारा को गुजरे भी हजारों साल गुजर गए थे. इवन देन हर करेक्टर जो है वो उनके लिए मिसाल था. सो हमने अपने घरों के लिए इस किस्म की मिसालें क्रिएट नहीं करनी. हमने अपने घरों के लिए ये मिसालें उठानी है. तब आपके घर, हम चाहते तो हैं कि हमारे घर जो है वो रूहानी हो, हम खुदा परस्त हो, हम खुदा तरस हो, हमारी नस्ल खुदा तरस हो. बेशक मौजूदा हालात में बहुत सारी चीजें चैलेंजिंग है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. आप बहुत सारी चीजों का रुख चेंज कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू. सो इसी तरह अगर आप मैं रेफरेंस कोड नहीं, मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ, लेकिन आप उसे पढ़ लीजिएगा. पहला पतरस 3 से आप पढ़ेंगे कि तो आपको पता लगेगा कि हम जो है इन खुदा तरस लोगों की नस्ल कैसे हो सकते हैं. इवन इफ यू से कि हम स्पिरिचुअल उनकी फैमिली हैं, तो कैसे हो सकते हैं उनकी तरह चलने से. सो माँ सारा की जो खूबसूरती है, वो बाहर से तो रेडिएट करती ही थी, लेकिन वो खूबसूरती उनके अंदर से आती थी. सो इसके बाद पातशाह में जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो बड़ी खूबसूरत बात है. बाप अब्राहम कहते हैं कि मैं ना तुम्हारे दरमियान अजनबी हूँ. पैदाइश 23 बाब उसकी चौथी आयत ही है. ये आज मैंने खुद इसलिए पढ़ी थी आयत. मैं नॉर्मली 3 वर्सेस पढ़ता हूँ, लेकिन आज मैंने ये खुद चौथी आयत पढ़ी थी. सो जो एंशिएंट रैबाइस थे, वो किसी भी आदमी की बीवी को उसका घर कहा करते थे. एंशियनरीज ऐसा ही समझते थे, और एंशिएंट रैबाइस भी ऐसा ही समझते थे. सो जो इवन बिब्लिकल हिब्रू में जो टर्म घर है, हाउस, ये इडियोमैटिकली जो है, ये किसी भी इंसान, इन मर्द की, उसकी फैमिली, उसका घर, उसके बच्चे, उसकी बीवी को रिप्रेजेंट करता है. बगैर बीवी के इंसान का घर नहीं होता. सो एंशिएंट जो रैबाइज हैं, इसी कॉन्सेप्ट को इसी तरह से रेफर करते थे, और वो किसी भी शख्स की बीवी को उसका घर कहा करते थे. सो एक क्लासिकल एक रैबाई की कोट है कि मैंने अपनी बीवी को कभी बीवी नहीं कहा, बल्कि हमेशा उसे अपना घर कहा है. सो इन टर्म्स ऑफ दिस, सो बाप अब्राहम का घर क्या हुआ? माँ सारा. सो जैसे हम उनको रेफर करते हैं एज अ फादर एब्राहम, तो हम रेफर कर सकते हैं एज मदर सारा. और जो ही माँ सारा जो हैं, उन वो रहलत फरमाती हैं, उनका इंतकाल होता है, आप अगले ही दम लम्हे आपको ये जुमला सुनने को मिलता है कि बाप अब्राहम उनको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान जो हूं ना, वो अजनबी हूं. और अजनबी हूं यानी मेरे पास एक तो लैंड का कोई लीगल राइट नहीं है. सो खुदावन ताला का वादा मौजूद है कि ये जमीन मैं तुझे दूंगा, लेकिन मेरे पास इस वक्त लैंड का कोई लीगल राइट नहीं है. लेकिन जब तक माँ सारा जिंदा थी, ठीक है, उन्होंने, इवन दो कि वो एक अजनबी थे, मुसाफिर थे उस जमीन पे, ठीक है, खुदा का वादा बेशक उनके साथ था, लेकिन उन्होंने जो है ना, बाप अब्राहम को होमलेस
की फीलिंग होने नहीं दी। उनका घर हमेशा उनके साथ चलता रहा है, और जूं ही माँ सारा उनसे जुदा हुई हैं, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान अजनबी और मुसाफिर हूं। और इसी चीज के लिए बाप अब्राहम जो है, उन्होंने उनके सामने जो है माँ सारा के लिए, उनके टोम के लिए, उनकी कब्र के लिए जो है ना जो है ना डिमांड रखी कि भाई मुझे कोई जमीन जो है ना वो दी जाए, ताकि मैं जो है ना अपने मुर्दा को अपनी आंखों के सामने से जो है ना दफना सकूं। सो पारशा पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा कि जो है ना बाप अब्राहम जो है वो हबरून के नजदीक उन्होंने कैंप किया हुआ था, और उनके पास कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पे वो उनको दफन कर सके। सो उनको वहां पर कोई जगह खरीदनी थी, और जगह वो कनानियों की थी। और बाप अब्राहम जो है वो वहां के लोगों के पास जो है, वो कनानियों के पास जो हबरून के थे, और वहाँ उनके पास गए और उन्होंने ये डिमांड जो है उनके सामने रखी। और उस वक़्त जो है शहरों के जो दरवाज़े थे, या जो सेंट्रल प्लेसेस थी, वहाँ पर उनके बुज़ुर्ग बैठा करते थे, जहाँ पर जितने भी जो भी मसाइल हुआ करते थे, वो डिस्कस हुआ करते थे, और उनका हल वहाँ पे निकाला जाता था। इवन लीगल प्रोसीडिंग्स जो थी, कोर्ट केसेस जो थे, ट्रायल्स इवन जो थे, वो वहाँ पर सुने सुनाए जाते थे। सो जितने भी एल्डर्स होते थे, बुजुर्गान होते थे, वो वहीं बैठा करते थे। बाप अब्राहम ने भी वहां जाके जो है ना अपना केस प्रेजेंट किया, और उन्होंने कहा कि अफरून से जो है ना, अफरून से हित्ती से मेरी सिफारिश करो कि जो है ना मुझे ये मतलब एक स्पेसिफिक जो है ना मकफीला का जो खेत है, ये मुझे चाहिए, ताकि और मैं इसके लिए पूरी फुल पेमेंट करने को जो है ना वो तैयार हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा सिनेरियो होता है। अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपको ये पता लगेगा कि सिनेरियो ये है कि बाप अब्राहम जो है वो उनके दरमियान एक नामवर सरदार थे। बाप इब्राहिम ने की जो काविशें थी और उनका जो करैक्टर था, वो सब में मशहूर था, एंड दे न्यू हिम वेरी वेल। तो उन्होंने कहा कि भाई तू हमारे दरमियान एक ताकतवर सरदार है, जो है ना कोई मसला नहीं, तू जमीन ले और अपना मुर्दा दफना। बट नहीं, उनको उस जगह के मालकाना हकूक चाहिए था। उन्होंने कहा कि नहीं, आई विल परचेज इट। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ये इसको आप लाइफ लेसन ले ले, आगे फ्यूचर में आपके कभी काम आएगा। आपने जब भी किसी चीज की लीगल प्रोसीडिंग करनी है, उसका पेपर आपके पास हमेशा मौजूद होना चाहिए। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पेपर। सो अगर आप, फॉर इंस्टेंस, मैं आपको ये समझाता हूं। अगर बाप अब्राहम वो जगह अफरून हित्ती से बतौर गिफ्ट ले लेते, और इसका कोई जो प्रूफ ऑफ परचेज है, किसी वजह से ये बात इतनी डिटेल के साथ तौरा में आपको समझाई गई है। ये सिर्फ बाप अब्राहम का सिनेरियो नहीं है, ये हमारे लिए मौजूदा दौर में आज के लिए भी नसीहत है। सो किसी वजह से ये बात हमारे सामने प्रेजेंट की गई है कि उन्होंने उसके लिए बकायदा डीड की, और ये इवन एक छोटी सी डिटेल भी मेंशन की गई है, जो कि छोटी नहीं है अपनी जात के अंदर। आप किसी से कोई जगह ले लेते हो कि यार हम दोस्त हैं, कोई मसला नहीं, तू मेरी जगह इस्तेमाल कर ले। आप वो जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, आप उस जगह पे अपना काफी ज्यादा एस्टेब्लिश करके तो कर लेते हैं। कल को आपका दोस्त मर जाता है, उसकी औलाद कहती है भाई ये जगह तो हमारे बाप की थी, हमारी जगह वापस करो, क्या करेंगे आप? फिर आप उनके तरले मिन्नत करेंगे। फिर आप उनको ये बताएंगे कि यार तुम्हारे बाप ने तो मुझसे वादा किया था। उन्होंने कहा, उसने किया होगा, हमें क्या पता।
हमारे कल्चर में ना एक और बड़ी चीज बड़ी मायूब है, किसी को कहो ना यार अपनी विल डिक्लेयर कर दें, नहीं नहीं खुदा तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे, हम विल को समझते हैं कि बंदा अभी कल ही मर जाएगा या अगले घंटे के अंदर इसका इंतकाल हो जाएगा। लेकिन ये बात हम हमेशा भूलते हैं कि जो इस दुनिया में आया उसने दुनिया से जाना है। सो बाप अब्राहम को उस जगह का लीगल क्लेम चाहिए था कि कल को उठ के को मेरी जनरेशन को, मेरी नस्लों को ये ना कहे कि भाई ये जगह तो हमारे बाप दादा की थी, तुमने तो इस पर कब्जा किया है। मैंने कहा मुझे बेचो, ये मुझे मालकाना हकूक चाहिए इसके। और मजे की बात ये देखें कि मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, जो कमेंट है वो मैं एज इट इज आपको बताता हूं जो लोगों ने इसके ऊपर एक अप्रोच प्रेजेंट की है, क्योंकि वी डोंट नो। बहरहाल अफरून ने जो पैसे बाप अब्राहम से मांगे थे ना, वो भी को थोड़े नहीं थे। अच्छा, नॉर्मली कोई भी ट्रेड होती है उसके ऊपर काउंटर ऑफर्स लाजमी होती हैं। जब अफरून ने ये पैसे मांगे हैं तो उसके ऊपर काउंटर ऑफर की जा सकती थी कि यार एक मिनट, जगह इतनी की नहीं है, इतने जो मुनासिब है वो कर लो। लेकिन मजे की बात आप ये देखें, मतलब इसको आप ऐसे ही कह लें कि टू एवरीवन सरप्राइज बाप अब्राहम जो है ना, उन्होंने एज इट इज उसकी ऑफर कबूल कर ली, क्योंकि बाप अब्राहम जो थे ना, ही वॉज नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द डिग्निटी ऑफ हिज वाइफ। कोई बात नहीं, जितने पैसे होंगे भाई मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर आप पैदाइश 23 बाब उसकी 20वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पे ये लिखा है कि उसकी जो डीड है बकायदा, उसका जो पेपर वर्क है प्रॉपर, वो बाप अब्राहम के हैंड ओवर किया गया। और किसी वजह से तौरा में ये केयरफुली रिकॉर्ड की गई ताकि आइंदा को आने वाली नस्लें इसके ऊपर इतराज ना कर सकें। दे आर द लीगल एयर्स ऑफ दैट प्लेस। सो इस सारे सिनेरियो के बाद बाप अब्राहम ने वो खरीद के, और काफी पैसों में खरीद के, उस जगह पे वो सारा बरियल प्रोसेस जो है वो किया। और जो है ना, इट्स द रेस्टिंग प्लेस ऑफ मासारा। और इसके बाद बाप अब्राहम भी वहीं दफन हुए। एंड सो बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं वो आप सुनेंगे। और जिस तरह बुजुर्ग याकूब ने बकायदा ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जो है ना यहाँ नहीं दफन करना। सो इस सारे जो है सॉरोफुल सिनेरियो के बाद बाप अब्राहम जो है ना, अ, इस सारे पार्शा का जो सेकंड हिस्सा है, जो कि इसको आप कह लें कि विच डील्स विद द रोमांस ऑफ दिस पोर्शन, वो ये है कि भाई बाप अब्राहम जो है वो अपने साल खुर्दा नौकर को, नॉर्मली हम जनाब अली ज़र दमिश्की के साथ इसको रेफर करते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई तू जो है ना मेरे बाप दादा के जो है ना इलाका में जा और वहां से मेरी बेटे के लिए जो है ना अ, बीवी ला। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बाप अब्राहम जो हैं वो सिर्फ इस चीज से कंसर्न नहीं थे कि उनकी आल औलाद को, आने वाली नस्लों को पैसे मिल जाएं, खुशियां मिल जाएं, सामान मिल जाए, ठीक है ना। उनकी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि उनकी आने वाली नस्लें जो है ना, वो उस राह पर कायम रहें जिस राह पर वो कायम थे। सो बाप अब्राहम की जो ग्रेटनेस है वो सिर्फ उनके मटीरी मतलब उनकी इस एबिलिटी में नहीं है कि उन्होंने अपनी आल औलाद के लिए एक वसी सामान छोड़ा था। उनकी ग्रेटनेस इस चीज में है कि ही वॉज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द स्पिरिचुअल फ्यूचर ऑफ हिज जनरेशंस। सो किसी वजह से उन्होंने अपने उस खादिम को, अपने वेरी ट्रस्टेड बंदे को भेजा था अपने बेटे के लिए बीवी लाने के लिए।
ये बात याद रखिएगा कि किसी भी बच्चे को उसकी रूहानी जिंदगी को उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर वो लाइफ ऑफ गॉडलीनेस गुजारना चाहता है तो उसके लिए एक सूटेबल पार्टनर जो है ना वो मिले। और जो कनानियों का कल्चर था, ये तो आगे जाके हमें मुतअद्दिद बार पता लगा, देयर आर वेरियस रेफरेंसेस टू इट। और वाप अब्राहम को यही चीज का जो है ना वो खौफ था कि भाई अगर मेरा बेटा इस कल्चर के अंदर जो है ना उसने शादी कर ली और उसने अपनी कहीं खुदा ना खास्ता अपनी स्पिरिचुअल लेगेसी छोड़ दी तो क्या होगा। ये याद रखिएगा कि जिन लोगों से हम निकाह करते हैं, जिन लोगों के साथ हम शादी करते हैं, हमारा उनका बड़ा पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है हमारी जिंदगियों के ऊपर, हमारी वैल्यूज पे। इवन जो हमारी कन्विक्शंस हैं, हमारी मोटिवेशंस हैं, उनके ऊपर बहुत होता है। और जिन लोगों से हम शादी करते हैं ये आपकी आने वाली जिंदगी का कोर्स या तो अच्छा कर देते हैं या उसकी शक्ल बिगाड़ देते हैं। और ये मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा कल्चरल और फैमिली बैकग्राउंड आपके सामने होना चाहिए लोगों का। एंड वैसे मैं आपस की बात बताऊं, मे बी आप मुझसे एग्री ना करें, वी आर वेरी गुड, द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट, वी आर वेरी गुड एट हाइडिंग आवर बैकग्राउंड्स। बहरहाल व्हेन वी गेट मैरिड, ये मैं हमेशा सबको सिखाई है बात, आप भी आज सुन लें। जब हम शादी करते हैं, हम सिर्फ सिंगल पर्सन से शादी करते हैं, वी डू नॉट मैरी द गर्ल, वी मैरी द फैमिली। हम पूरे सोशल ग्रुप के साथ शादी कर रहे होते हैं। सो हमारा जो सिलसिला है वो इस तरह से नहीं चलता। अगर आपको कांस्टेंट प्रॉब्लम्स आती रहेंगी किसी भी स्पेसिफिक सोशल ग्रुप से या आपको एक सर्टन पीपल ऑफ द फैमिली से, आप कभी भी जो है ना को सही रास्ता नहीं पकड़ सकेंगे। सो जनाब अब्राहम का कंसर्न सिर्फ मॉरल वैल्यूज जो है नहीं था, उनकी बुत परस्ती भी थी, उनकी रिलीजियस वैल्यूज भी थी। मॉरल वैल्यूज तो उनकी जो थी सो थी, उनकी रिलीजियस वैल्यूज भी बुत परस्ताना थी। एंड एज अरे हाँ प्लीज भाई, भाई लोगों को म्यूट लगा दे यार, ये म्यूट क्यों खोल गया। अच्छा, सो चूंकि वो खुदावन ताला के रफीक थे, अजीज हस्ती थे, खुदावन को अजीज थे, ही न्यू कि कहीं ना कहीं ये जो कल्चर है ये तबाह होगा ही होगा। इनका इनका जो है ना को फ्यूचर डेस्टिनी जो है ना ये को अच्छी नजर नहीं आ रही है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे इस सिनेरियो में डिस्कस करना चाहता हूं। नॉर्मली हमारे कल्चर के अंदर हमारे पूरा जो सिस्टम है उसके अंदर हम एक चीज पे यकीन रखते हैं कि भाई वन शुड मैरी द पर्सन हु ही और शी लव्स फॉल्स इन लव विद। जिससे आप प्यार करते हैं आपको उसी से शादी करनी चाहिए। इट्स अ वेरी बैड प्लान। सो मूसा मुझे देख के हंस रहा था तो मैं, इट्स अ वेरी बैड प्लान। आप तो किसी गलत बंदे से भी प्यार में पड़ सकते हैं, फिर क्या होगा, हमारा क्या है। अच्छा, इसके लिए ना एक छोटी सी एग्जांपल लें आप। बहुत सारी जिंदगी में चीजों को लेने के लिए आपके डिसीजंस होंगे जो कि फॉर इंस्टेंस खवातीन जो है अक्सर औकात वो शॉप पे गई होंगी, कोई ड्रेस उनको, मैं कहता हूँ कि भाई इसको लिए बगैर तो मैंने आज दुकान से नहीं निकलना। अगर आपके साथ कभी ये जिंदगी में हुआ, मेरे साथ बहुत सारी चीजों के साथ हुआ है, मेरे साथ ड्रेसेस में नहीं हुआ, मेरे साथ टेक्नोलॉजी में हुआ ये।
लेकिन जो ही आप घर पहुंचते हैं, आफ्टर एन आवर और टू, जब आप उस ड्रेस को देखते हैं, एंड सर्टन फीलिंग ऑफ रिजेक्शन अराइज विद इन यू। अभी क्या हुआ था? अभी तो 4 घंटे पहले यू फेल इन लव विद दैट ड्रेस, और 4 घंटे के बाद सर्टन रिजेक्शन आपके अंदर से उठ गई। मेरे साथ सर्टन मोबाइल में, मतलब मोबाइल फोन्स आई लव, टेक्नोलॉजी आई लव, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि दूसरे दिन मुझे ये एहसास हुआ। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल सुनाता हूँ। एक दफा सेल लगी हुई थी एक वेबसाइट के ऊपर, तो मैंने ना एक चार्जर मंगा लिया, वायरलेस चार्जर, सेल में लगा हुआ था। आई फेल, मतलब कि यार यार चार्जर बड़ा अच्छा लग रहा है, मंगा लेना चाहिए। मैंने वो मंगा लिया। आज तक डब्बे के अंदर पड़ा है, मूसा उसको टॉय बना के खेलता है, नेवर यूज्ड इट, गॉन वेस्टेड। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप ये कहेंगे ना कि जी जिससे मैं प्यार करता हूं उसे शादी कर लूंगा, तो इट्स अ बैड प्लान। आप अगर गलत चीज के प्यार में पड़ गए, जो कि ह्यूमन नेचर है, हमारे साथ हो जाता है, फिर क्या होगा? सो फॉलिंग इन लव एंड गेटिंग मैरिड इज अ वेरी बैड क्राइटेरिया जिसके ऊपर आप अपनी शादी करेंगे। तो क्राइटेरिया तो ये भी हो सकता था कि बुजुर्ग इसहाक जो है वो किसी भी कनानी लड़की के इश्क में पड़ जाते। सो इश्क में तो आगे, और इसकी मिसाल है तौरा के अंदर। बहरहाल हमारे लिए ये बात मशहूर है कि जो चीज हमें चाहिए होती है हम तौरा से निकाल लेते हैं। बहरहाल देयर वाज अ मैन इन तौरा, जिसको एक खातून से इश्क हो गया, फिर वो मर गया। होपफुली यू ऑल नो हिम। किसी को आइडिया है कौन था? शमसून। हाँ जी। आपको तो बोलने की जरूरत नहीं थी, अब थोड़ा डिस्कस ही इतनी दफा हुआ था। सो बहरहाल, सो बुजुर्ग इसहाक और बीबी रिबका का जो ये सारा सिनेरियो है, ये कोई तरह को हैप हैजर्ड नहीं है, बड़ा बड़ा थॉटफुल प्लान है। और कैसी मजे की बात है कि बुजुर्ग इसहाक ने वो खातून देखी भी नहीं है जिससे शादी करने जा रहे हैं। और उस वक्त तो व्हाट्सएप भी नहीं हुआ करते थे, क्यों भाजी? उस वक्त तो व्हाट्सएप भी नहीं होते थे। तो ही ट्रस्टेड हिज फादर, एंड हिज फादर ट्रस्टेड हिज नौकर, एंड इवेंचुअली हिज नौकर ट्रस्टेड ऑन हाशिम। आप यकीन करें, आज भी बनी इसराइल में मैच मेकिंग जो है ना, किसी की शादी करवाना, किसी का मैच मेकिंग करना, इट्स कंसिडर्ड एज अ मिtzvah, और इसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है कि आप किसी के लिए जो है ना कोई सूटेबल पार्टनर ढूंढ लें। इसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा देखा, और वो बहुत खूबसूरती से इस काम को करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हर मैच जो वो ढूंढते हैं वो कोई परफेक्ट मैच हो जाता है, नहीं। लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो है ना एट मोस्ट जो है ना लोगों का घर बच सके। किसी रहबाई को जो है ना एक रोमन खातून ने कहा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारे खुदा ने जमीन और आसमान को बना लिया था तो उसके बाद क्या कर रहा था? तो रहबाई ने ये कहा कि वो मैच मेकिंग कर रहे थे। अब ये काफी मतलब फनी सी बात थी, तो वो हंसी। तो रहबाई ने ये कहा कि तुझे लगता है कि ये काम आसान है? अगर तुझे ये काम आसान लगता है ना, तो ट्राई करके देख। अच्छा, अब ये चैलेंज हो गया, तो वो जो खातून थी, रोमन खातून थी, उन्होंने कहा अच्छा लेट्स सी।
उसने अपने काफी जो खादम और खादमाएं थी ना उनका आपस में ब्याह करवा लिया, और 2 दिनों बाद ही ना उनमें से अक्सरियत लड़ती झगड़ती, एक दूसरे के बाल नोचती उसके सामने आ गई, उसके मसले ही नहीं खत्म हो रहे। सो मैच मेकिंग इज नॉट इजी। लेकिन अगर कोई ये कर सकता है और अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ ये कर सकता है तो ये माइंड इट, इट इज कंसिडर्ड एज अ मिtzvah। सो बाप अब्राहम के नौकर जो हैं, जो उनके खादिम हैं, वो जाते हैं और एंड ही प्लेस हिज ट्रस्ट ऑन हाशिम। मैं कहा मेरा खुदा जिसको मेरा आका अब्राहम मानता है, वो मेरा काम बना दे। हम शादियां कर रहे होते हैं स्टेटस के पीछे, दौलत के पीछे, मटीरियलिस्टिक अप्रोचेस के पीछे। हमने कभी खुदा को इस चीज के अंदर रखा ही नहीं कि तू मेरा काम बना दे। हम कभी खुदा से ये पूछते ही नहीं है। सो जिस चीज को हम सामने रख के शादी करते हैं, वो जब हमारे सामने एक नाइटमेयर की तरह आती है ना, तो फिर जो है ना हमारे हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं। सो इससे पहले कि वो इस सफर पे निकलते, उन्होंने इस बड़े मकसद की इब्तिदा जो है वो खुदा की मदद से की है। और खुदावंद ने, जैसा कि हमें सारे सिनेरियो में पता है, हम बड़ी दफा इस सिनेरियो को सुन चुके हैं, मुझे कोई इतने ज्यादा डिटेल में शायद इसके लिए जाने की जरूरत नहीं है, पर मैं ये बता रहा हूं कि खुदावंद ने उनकी मदद की भी, क्योंकि वो शख्स अपने पूरे कॉन्फिडेंस से खुदा की मदद जो है खुदा से मदद मांग के तो आगे चल पड़ा था। अब जब जाके वो कुएं पे बैठे हैं, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने एक टेस्ट रख लिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं जिस यहाँ पे लड़कियां आती हैं पानी भरने, और जिससे मैं कहूं कि मुझे पानी पिला और वो कहे कि मैं तेरे ऊंटों के लिए भी भरूंगी, तो वो वही हो। अब मजे की बात ये देखें, ये जो टेस्ट था ना, इट्स काइंड ऑफ अ फूल प्रूफ टेस्ट। सबसे पहले तो कोई भी जो है ना, कोई मतलब मगरूर और अनकाइंड लड़की जो है ना वो इसमें से एलिमिनेट हो जाएगी। कोई अनकाइंड आदमी ये नहीं कर सकेगा, कोई इल मैनर्ड लड़की भी ये नहीं कर सकेगी कि वो तो बंदे को तो पानी पिलाए, साथ ऊंटों को भी पानी पिलाए। भाई ऊंट जो है वो 100 से 150 गैलन पानी पी जाते, 10 ऊंटों पे गए थे वो। और आप इमेजिन करें, मान लिया पुराने वक्त की लड़कियां थी, हाथों पैरों की बड़ी मजबूत होंगी, कितना का पिक्चर उठा लेती होंगी, एक पिक्चर में कितने गैलन पानी आ जाता होगा, कितना, क्या सुपरमैन तो नहीं थी ना। 10 ऊंटों पे वो गए थे और तकरीबन 100 से 150 गैलन पानी का चाहिए था। हमारे वो जो हमारी बोतल है, वो मिनरल वाटर वाली जो बड़े वाली होती है, जो डिस्पेंसर पे लगती है, उसमें 19 लीटर पानी आता है गालिबन। 19 लीटर ही आता है ना, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। हाँ जी, हाँ जी, 19 लीटर्स की होती है वो। 19 लीटर्स की बोतल होती है। और हमारे यहाँ जो गैलन है वो ब्रिटिश चलता है, 4 लीटर का गैलन होता है, अमेरिकन गैलन कम होता है। सो 4 लीटर का एक गैलन होता है। तो आप हिसाब लगा लें कि उसके अंदर उतना, चलें हम ये मान लेते हैं कि जनाब पिक्चर उतना को पिक्चर होगा, क्योंकि वो आप कंधे पे उठा सकते हैं। तो उसके अंदर जो है तकरीबन 4 गैलन 5 गैलन पानी होगा। तो आप अगर 100 गैलन भी लगा लें ना, 150 गैलन लगाएं, 100 गैलन पानी लगाएं, तो आप सोचें कि बाउली में से वो भर के उसको कंधे पे उठा के, ठीक है ना, लाना। और मजे की बात यह है कि एक ऐसे घराने की लड़की ये कर रही है जिसके पास ऑलरेडी खादमों की लाइनें हैं। इस पातशाह में ना
इस सारे कोर्स से हट के एक बात कहूंगा आप लोगों को, तौरा को मानने वाले ना क्रेजी होते हैं, आम लोगों की तरह नहीं होते हैं। ना आम लोगों की बातें उनको समझ आती हैं, ना आम लोगों के तरीके उनके साथ चलते हैं। दे आर बियॉन्ड द नॉर्म्स ऑफ द नॉर्मल पीपल। वो काम ही ऐसा करते हैं, अछूता के तारीख के अंदर सदियों के लिए उनके नाम जो है ना वो महफूज हो जाते हैं। जिस औरत के घर में नौकरों की लाइनें हैं, वो एक शख्स और उसके एक अजनबी इंसान के लिए पानी ला रही है और उसके ऊंटों को पानी पिला रही है, और उस औरत का नाम तारीख में हमेशा के लिए जो है ना मोर हो गया। सो बाकी का ये किस्सा आप लोगों को पता है कि वो उनके घर गए, सारे डिस्कशन की। एक चीज जरूर है जिस पे मैं जरूर कहूंगा कि जनाब, हम मान लेते हैं कि वो अली जो सालखुर्दा नौकर है वो एलिएजर दमिश्की हैं, एड्रेस करना आसान हो जाता है, हालांकि वहां मेंशन नहीं है। देखा कि नॉर्मली यही जो है ना अज्यूम किया जाता है कि वो जनाब एलिएजर ही हैं। तो फॉर द रेफरेंस हम ये मान लेते हैं, एड्रेस करने में आसानी होती है। हम ये मानते हैं कि जनाब वो जनाब एलिएजर जो है वो वहां पे बैठे और उन्होंने खामोशी से ये सारा काम होते देखा। बकायदा लिखा है ये तौरा, ये हमें बताती है कि बीबी रिबका जो है वो भी हसीन थी, लेकिन क्या उनकी नजर थी जो उनके हुस्न के पार उनका करेक्टर जो है ना ऑब्जर्व कर रही थी, और वो एक इश्शत खायल उनके घर से जा चुकी थी। टू रिप्लेस हर दे नीडेड एन अदर वन, एंड बाय द हेल्प ऑफ हाशिम ही फाउंड वन। और जब आप मिसाल पढ़ेंगे जरूर पढ़िएगा, सुबह शबात है, आप जो है जो भी जिस लैंग्वेज में भी आपको इजी है आप उसमें उसको जरूर पढ़िएगा। और इसको पढ़ने के बाद बीबी रिबका के करैक्टर को एनालाइज कीजिएगा। सो यू विल कम टू द रियलाइजेशन कि खुदावंद ने जब एक, क्योंकि जिंदगी और मौत जो पैदा हुआ है उसने दुनिया से जाना है। सो बीबी सारा जो उनके घर की इश्शत खायल थी, द वुमेन ऑफ वैलर, जिसकी वजह से उनकी ब्लेसिंग वहां साया किए हुए थी, वो तो चली गई। दे नीडेड अनदर वन। सो खुदावन ताला ने उनके लिए एक और खातून जो थी ना इन द सेम कैरेक्टर वो रखी। सो बीबी रिबका जो है उन्होंने इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो मेहमान नवाज है, वो सिर्फ इंसानों का ख्याल नहीं रखती। और बाप अब्राहम और बाकी ये सारी जनरेशन्स का, आपको पता ना कि फिरौन के सामने जाके बुजुर्ग याकूब ने क्या कहा था कि यही हमारा पेशा है, हम जनरेशन से जानवर पाल रहे हैं। तो जिस औरत को जानवरों का ख्याल नहीं है वो फैमिली बिजनेस को कैसे होल्ड करेगी? इसी से आप अंदाजा लगा लें। सो कैसी बात है कि खुदावन ताला बीबी रिबका की सूरत में किसी अजनबी के घर भी उनको लेके नहीं गए, वो गए भी तो बाप अब्राहम के नातेदारों के घर जा पहुंचे। सारा सिनेरियो हो गया। इवन आप उस खादम का जो उनकी बाप अब्राहम के साथ जो कमिटमेंट थी उसका अंदाजा करें कि उस बंदे ने रोटी को हाथ में कहा, पहले मैं मुद्दा बयान करूंगा, पहले मेरा मुद्दा सुनो। रोटी बात की बात है, पहले मुद्दा बयान होगा, मुद्दे पे तुम अग्री करोगे, मानोगे, फिर ये काम होगा। उन्होंने सारा मुद्दा बयान किया। मैं कहा यार अगर खुदा की तरफ से है तो हम इसमें क्या भला बुरा कह सकते हैं। लेकिन वहां पर ना एक और बड़ा खास काम हुआ, और वो ये था द कंसेंट ऑफ द डॉटर। जब आप शादी करने लगते हैं यू नीड टू आस्क द कंसेंट ऑफ योर डॉटर।
उन्होंने बीबी रेबका को बुलाया और पूछा, क्या इसके साथ जाओगे, शादी करने पर राजी हो? दिस इज द वे ऑफ द तौरा। ये नहीं कि अपनी मर्जी से जाके भाई हमें लड़का पसंद आ गया जाके तो हमने इसी से शादी करनी है बस। सो खातून का कंसेंट बड़ा जरूरी है, तौरा हमें ऐसे यही सिखाती है। सो जब उन्होंने ये प्रस्ताव जो है बीबी रेबका के सामने रखा तो उन्होंने इसके ऊपर जो है ना वो कंसेंट जो है ना अपना दे दिया। और जब वो उनके साथ गई हैं, वहां पहुंची हैं, बुजुर्ग इसहाक को तो आइडिया ही नहीं था कौन आ रहा है, किससे शादी करनी, क्या होगा। पर जब उन्होंने उनको देखा, उन्होंने कहा ये कौन आ रहा है, उन्होंने कहा ये मेरा मालिक है, तो उन्होंने साथ ही अपने आप को वेल कर लिया। ये उनका कल्चर था, उनकी ट्रेडिशन थी। उस दौर में खवातीन जो थी, जो है जिससे शादी होने वाली होती थी, मंगेतर समझ लें, ऐसे कह लें, अभी एट दिस पॉइंट तो ऐसा ही है ना, तो वो अपने आप को उससे वेल कर लेती। और बड़ी खूबसूरत बात हमें तौरा सिखाती है कि जब वो वहां पहुंची तो बुजुर्ग इसहाक ने उनको लिया और उनको अपनी मां के खैमे में लेके गए। और इसके बाद जब वो वहां पहुंची, वो ब्लेसिंग जो उनकी उस खैमे से जा चुकी थी, जब वो दोबारा रिस्टोर हुई है इन द फॉर्म ऑफ बीबी रिबका, तो लिखा है कि उसने अपनी मां के ना मरने से जो है ना वो सब तसल्ली पाई। और इसके बाद बाय द एंड ऑफ पार्शा हमें ये पता लगता है कि मजीद बाप अब्राहम ने जब बीबी कतूरा से शादी की, सो देयर वर मोर डिसेंडेंट्स फादर अब्राहम के, और ज्यादा थे। वो आप पढ़ेंगे, आपको उनकी पूरी जीनियोलॉजी जो है पार्शा के अंदर ही जो है वो मिल जाएगी, जो कि पढ़नी भी चाहिए आपको। सो इसके बाद तौरा ही हमें बताती है कि बाप अब्राहम जो है अब उन्होंने रहलत की, तो वो एक मतलब तवील उम्र उनकी हुई और ही वॉज सेटिस्फाइड विद द लाइफ। तो अपनी जिंदगी से मुतमईन होना या सेटिस्फैक्शन विद द लाइफ क्या है इन स्पिरिचुअल मैनर, इसका मतलब ये है कि ईमान में इस दुनिया से रुखसत होना। बाप अब्राहम ने उन वादों की तकमील तो शायद फिजिकली नहीं देखी जो खुदा ने उनसे किए थे, लेकिन वो इस ईमान के साथ कि खुदावंद इन सारे वादों को पूरा करेंगे, वो इस दुनिया से रुखसत हुए। और इसी को तौरा ये कहती है कि अपनी जिंदगी से मुतमईन होके जाना। सो आप ये कह सकते हैं कि ईमान का जौहर ये है कि आप खुदा के वादों पर हमेशा ईमान और एतकाद रखें, और बारी ताला हमेशा ऐसा करें कि हमारी जिंदगी जो है जब तक कायम रहे तब तक ईमान की हालत में रहे, और जब हम दुनिया से रुखसत हों तो हम भी अपनी जिंदगी से फुली सेटिस्फाइड होकर यहाँ से जाएं। बारी ताला आप लोगों के साथ हो और हमेशा अपना दस्ते शफ़क़त आप पे रखें। See you in आमीन next part. आमीन By Izrat आमीन Hashem. आमीन आमीन।